आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता और इसी के साथ साथ आत्मरक्षा। अगर इन 4 शब्दों को आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो निश्चित तौर पर कोरोना के इस युग में ही नहीं बल्कि हर विषम परिस्थिति के दौरान आपकी विजय निश्चित होगी, सुनिश्चित होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक लोकतंत्र में वहां के प्रधानमंत्री का सबसे अहम किरदार होता है। एक प्रधानमंत्री के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है, यह दायित्व होता है कि देश में आने वाली विषम परिस्थितियों में उस देश के नागरिकों को एक सूत्र में बांधे, उस देश के नागरिकों का मनोबल कभी ना गिरने दे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज को अपने भाषण में जाहिर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम 5वीं बार कोरोना काल में भाषण दिया। प्रधानमंत्री का यह संबोधन लगभग 33 मिनट का था और इस 33 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे बड़े बड़े ऐलान किए। उनका यह संबोधन राष्ट्र के नाम इस कोरोना काल में सबसे अधिक संतुलित माना जा रहा है। इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने तमाम क्षेत्रों को छुआ, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो सिस्टम का क्षेत्र हो, चाहे वो डेमोग्राफी का क्षेत्र हो, चाहे वो लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का क्षेत्र हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन में हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया और आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को डिकोड करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको उस संबोधन के मुख्य बिंदुओं के साथ सूचित करूंगा। आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व समेत भारत एक विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। मौजूदा सूरत हाल से आप सभी भली भांति अवगत हैं। इस समय देश में चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे लघु उद्योग हो या मध्यम उद्योग हो, चाहे बेरोजगार लोग हो, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हो, चाहे श्रमिक हो या प्रवासी श्रमिक हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो या देश में होने वाली सारी गतिविधियां हो, इस समय सब कुछ ध्वस्त हो चुकी हैं। आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे देश की व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन आपके लिए क्या लेके आया है, इस संबोधन में आपके लिए कौन कौन से वो नोट करने वाली चीजें हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, सबसे अहम बात जिसका प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया वो था लॉकडाउन 4 को देशव्यापी स्तर पर लागू करने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत दिए कि देश में लॉकडाउन 4 की अवधि को बढ़ाया जाएगा, यानी लॉकडाउन 3 जो अभी चल रहा है इसके बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा और उसको लॉकडाउन 4 कहा जाएगा। इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो 18 मई से पहले गृह मंत्रालय जारी कर देगा। इसकी भी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आखिर इन 3 लॉकडाउन के दौरान भारत को क्या क्या वो सकारात्मक चीजें मिली, क्या क्या वो पॉजिटिव्स थे जो कि आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लॉकडाउन के दौरान भी तो संक्रमण बढ़ रहा है, तो फिर लॉकडाउन किस काम का है। तो आज मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा जिसके द्वारा आपको यह पता चलेगा कि आखिर लॉकडाउन के क्या क्या फायदे थे, क्या क्या लाभ थे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो देश में जो संक्रमित मरीज थे उनके स्वस्थ होने की जो दर है वो अब 31% हो गई है। यानी कि अगर प्रत्येक 100 व्यक्तियों में जो मरीज हैं, संक्रमित हैं, उनमें से हर 31 लोग स्वस्थ हो जाते हैं, जो कि एक राहत देने वाली बात है। 31 लोग स्वस्थ हो रहे हैं, 31% है देश में स्वस्थ होने की दर। इसके बाद दोस्तों जो देश में मृत्यु दर है, यानी कि संक्रमण के कारण जो गंभीर मामले हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है गंभीर मरीजों की, उसकी दर भी इस समय 3.2% है, जो कि मैं कहूंगा कि पूरे विश्व में न्यूनतम है। सबसे न्यूनतम नहीं है लेकिन उन देशों की श्रेणी में शामिल है जहां पर मृत्यु दर न्यूनतम है। सबसे कम देशों जहां पर मृत्यु दर है उनमें शामिल है भारत भी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अलावा इसका कंपैरिजन अगर मैं करूं तुलनात्मक तौर पर, तो स्पेन में ये मृत्यु दर की प्रतिशत जो है वो है 10% की और अमेरिका में ये जो मृत्यु दर की प्रतिशत है वो 6% है और इसके अलावा ब्रिटेन में 14.3% की मृत्यु दर है। यानी भारत की इन सभी देशों से मृत्यु दर कम है। इसके अलावा कोरोना के सैंपल्स जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसकी जो दर है वो है 4 से 5% के बीच। यानी कि अगर 100 टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें से 4 से 5 जो लोग हैं वो पॉजिटिव पा रहे हैं, जो कि अभी भी कम है। और ये कम्युनिटी ट्रांसफर की ओर, यानी जब समुदाय के लेवल पर जब संक्रमण फैल जाता है तो उसके संकेत नहीं है। ये राहत देने वाली बात है।
इसके बाद जो देश में संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है, वो जब लॉकडाउन पहला यानी लॉकडाउन 1 लागू किया गया था, तब देश में जो संक्रमण डबल हो रहा था वो दर काफी कम थी, यानी बहुत ही कम दिनों में संक्रमण डबल हो जाता था। लेकिन अब लॉकडाउन 3 के बाद, बल्कि लॉकडाउन 3 तो अभी चल ही रहा है, तो लॉकडाउन 3 के दौरान भी देश में अब मामलों के डबल होने की जो स्पीड है वो है अब 11 दिन की, यानी 11 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं भारत में। इसके बाद भारत में एक और राहत भरी खबर यह है कि भारत में जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो संक्रमण फैलता है, जो कि WHO के अनुसार 1 या 1 से हल्का सा यानी 1 पॉइंट समथिंग डेसिमल्स होना चाहिए, भारत में वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है, मेंटेन कर रखा है। भारत में ये दर यानी एक व्यक्ति से संक्रमण दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, वो दर है 1.2% की। इसके बाद मैं आपको कुछ और आंकड़े देना चाहूंगा दोस्तों, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। भारत में पहला लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लागू किया गया था, यानी 21 दिन का पहला लॉकडाउन था, और उस दौरान भारत में जो संक्रमित मरीजों के आंकड़े थे वो 500 से बढ़कर 10,000 हो गए थे। इसके बाद जब दूसरा लॉकडाउन लागू किया गया 15 अप्रैल से 3 मई तक, यानी 19 दिनों का जो दूसरा लॉकडाउन था, उस दौरान ये मामले 10,000 से बढ़कर 40,000 हो गए। इसके बाद जब तीसरा लॉकडाउन लागू किया गया, जो कि अभी भी चल रहा है, वो 3 मई से 17 मई तक है, यानी 14 दिनों का लॉकडाउन, और इस दौरान अभी भारत में फिलहाल 71,000 से अधिक मरीज हो चुके हैं। तो ये आंकड़े आपको यकीनन जानने आवश्यक है। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होता, अगर तमाम गतिविधियां वैसी ही चलती जैसे कोरोना के दौरान, कोरोना से आने से पहले चल रही थी, तो ये निश्चित तौर पर ये आंकड़ा बढ़ जाता। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ और अहम बात बताना चाहूंगा कि भारत में जब तक ये लॉकडाउन खत्म होगा, यानी तीसरा लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो 90,000 के पार जाने का अनुमान है। तो ये एक चिंताजनक खबर भी है। इसके अलावा दोस्तों संक्रमण जिन राज्यों में बढ़ा इस लॉकडाउन के, इन तीनों लॉकडाउन के दौरान, जो राज्य वाकई में सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति में, वो राज्य है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली। और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने अपने संक्रमण को बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रित भी किया है, और वो राज्य है उत्तर पूर्व के राज्य, चंडीगढ़, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, दमन एंड दीव, उत्तराखंड, हिमाचल, त्रिपुरा, ऐसे तमाम राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ संक्रमण को बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का सबसे बड़ा हाईलाइट अगर कुछ था, अगर उनके संबोधन का सबसे बड़ा मुख्य बिंदु कोई था, तो वो था उनके द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज। और आर्थिक पैकेज जो कि घोषित किया प्रधानमंत्री ने कल, उसकी जो धनराशि है, उसकी जो संख्या है, वो है 20 लाख करोड़ रुपए की, यानी भारत के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के संकटों से निपटने के लिए, इससे उबरने के लिए, तमाम सेक्टर्स को इससे उबारने के लिए प्रधानमंत्री ने इस राहत पैकेज की घोषणा करी है। और प्रधानमंत्री ने इसी के साथ ये भी कहा कि ये भारत की जीडीपी, यानी कि भारत की कुल जीडीपी का ये 10% है। 10% हिस्सा भारत की जीडीपी का प्रधानमंत्री ने राहत पैकेज के रूप में घोषित किया है। इसी सिलसिले में किस वर्ग को, किस सेक्टर को, किस क्षेत्र को कौन कौन से और कितना पैसा मिलेगा, उसकी जो घोषणा है, उसके सिलसिले में उससे संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 4 बजे करेंगी शाम को। इसके मुख्य बिंदुओं के साथ भी मैं जल्द ही हाजिर होगा। तो आज 4 बजे देखते हैं कि वित्त मंत्री किस सेक्टर को कितना पैसा देती है, कितना लाभ देती है। आप कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो कि मैं रिसर्च के तौर पर आप सबके सामने रखूंगा, आप सबके लिए जानना बेहद आवश्यक है, वो ये है कि ये इस पैकेज में जिन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिन 4 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, वो चीजें हैं, सबसे पहला है भूमि यानी लैंड, फिर है लेबर यानी श्रम, तीसरा है कानून यानी लॉ, और चौथा है धनराशि यानी लिक्विडिटी। तो इन 4 क्षेत्रों में फोकस किया जाएगा इस पैकेज के द्वारा। इसके बाद मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि आखिर किस देश ने, आप सभी जानते हैं कि कोरोना का जो असर है वो वैश्विक स्तर पर है, विश्वव्यापी स्तर पर इसका प्रभाव है। तो किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा राहत पैकेज के रूप में दिया है, यह भी जानना आपके लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सर्वाधिक, जिस देश ने सबसे ज्यादा पैसा अपनी जीडीपी का, अपना हिस्सा अपनी जीडीपी का दिया है आर्थिक पैकेज के रूप में, वो देश है जापान। जापान ने 21.1% हिस्सा अपनी जीडीपी का आर्थिक पैकेज के रूप में दिया है। इसके बाद है अमेरिका। अमेरिका ने 13% हिस्सा दिया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है स्वीडन। स्वीडन ने 12% हिस्सा अपनी जीडीपी का आर्थिक पैकेज, रिलीफ पैकेज के रूप में दिया है। इसके बाद है जर्मनी, जिसने 10.5% के आसपास हिस्सा दिया है। इसके बाद फ्रांस, जिसने 9.3% हिस्सा दिया है। इसके बाद स्पेन, जिसने 7.3% हिस्सा दिया है।
यूनाइटेड किंगडम ने 5% हिस्सा जीडीपी का दिया है आर्थिक पैकेज के रूप में, और चीन, जहां पर सबसे पहला मामला सामने आया था, चीन ने 3.8% अपने जीडीपी का दिया है राहत पैकेज के तौर पर अपने हर वर्ग को। भारत ने 10% दिया है, और आप ये मान के चलिए कि ये एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन एक बात आपके लिए और ध्यान में रखना आवश्यक है कि भारत में जो ये 20 लाख करोड़ है, ये नया पैकेज नहीं है, ये सबको मिलाकर है। यानी इस 20 लाख करोड़ में वो शुरू के लगभग 5-6 लाख करोड़ के आसपास की धनराशि, जो कि केंद्र सरकार ने भी, आपको याद होगा, शुरू में दी थी 1,71,000 करोड़ की, उसके बाद भी थोड़े पैकेजेस रिलीज किए, उसके बाद भी आप ये मान के चलिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय रिजर्व बैंक ने भी कई सारे राहत पैकेज जो दिए हैं, उसको अगर मैं टोटल करूंगा कुल मिलाकर तो लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास बैठता है, 6 लाख 7 लाख के बीच। तो ये धनराशि इसी में ही इंक्लूड है। यानी ये पैकेज तकरीबन आप मान के चलिए कि 14 लाख या 13 लाख से 14 लाख करोड़ के आसपास के बीच का होगा। तो कुल मिला के ये 20 लाख करोड़ का हो जाएगा। और अब आप जानते हैं कि भारत में हर प्रकार के उद्योग, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हों, चाहे वो सबसे ज्यादा प्रभावित तो गरीब तबका हुआ है, निचले वर्ग का तबका हुआ है, और श्रमिक हुए हैं, प्रवासी श्रमिक हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं, कईयों ने अपना रोजगार खो दिया है। वो लोग, तमाम जितने भी उद्योग हैं, तमाम जितने भी हर वर्ग के लोगों के लिए ये पैकेज है। और देखना यह है कि आखिर इस पैकेज के तौर पर किन किन लोगों को कितना कितना हिस्सा मिलता है। इसकी जानकारी आज वित्त मंत्री देंगी शाम 4 बजे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय हम लोग अपने आसपास बहुत सारी ऐसी उत्पादों का यूज करते हैं, ऐसी तमाम चीजों का उपयोग करते हैं जो कि विदेश में निर्मित होती हैं। भारत में निर्मित प्रोडक्ट्स का हम लोग यूज बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता है उसकी क्वालिटी पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में एक महत्वपूर्ण आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें अब अपने स्थानीय प्रोडक्ट्स का भी उपयोग करना चाहिए, और ना सिर्फ उपयोग करना चाहिए बल्कि उनका इस्तेमाल करने के अलावा उनका प्रचार भी करना चाहिए, उनको प्रमोट भी करना चाहिए। उन्होंने एक टर्म का यूज किया, एक वाक्य उन्होंने दिया, वो था कि हमें अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल होना है। यानी कि हमें अपने स्थानीय प्रोडक्ट्स का, जो कि भारत में निर्मित है, स्वदेशी है, उनका उपयोग बढ़ाना है। और निश्चित तौर पर ये निजी तौर पर मेरा भी विचार है कि हम सबको भारत में बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि भारत में तमाम जितने भी त्योहार होते हैं, मसलन उदाहरण के तौर पर अगर आप देखिए कि दिवाली का त्योहार जब होता है तो उसमें बनने वाली लड़ियां, जो भगवानों की मूर्तियां जिनकी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, वो मूर्ति भी, वो लाइट्स भी, वो दिए, इलेक्ट्रॉनिक दिया, या आपके आसपास जो भी चार्जर है, या आपके पास छोटी से छोटी चीज कोई भी चीज होगी, वो देखना आप लोग कि वो अधिकतर विदेश में निर्मित होगी। और आप सभी जानते हैं कि वो देश कौन सा है, चीन है वो देश, जहां पर सारा सामान सिर्फ सस्ता मिलता है, इसलिए आप लोग उसको खरीद लेते हैं। अब ये संकट की स्थिति है, और इस समय हमारे ऊपर ही ये जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर लेके आए। हमारा ही कर्तव्य है कि हम लोग अपने देश में निर्मित चीजों का उपयोग करें, और उसके बाद हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको ऊपर लाने का कार्य किया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि भारत में जो 2 लाख पीपीई किट्स और 2 लाख N95 मास्क का अब रोजाना उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब इस आपदा को अवसर के तौर पर देख रहा है। इस आपदा को भारत ने एक सुनहरे अवसर के रूप में परिवर्तित कर दिया है, ऐसा कहना था प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ने यह उदाहरण इसलिए दिया N95 मास्क के उत्पादन का रोजाना 2 लाख और पीपीई किट्स के उत्पादन को 2 लाख, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे थे कि भारत अब आत्मनिर्भर हो गया है, और भारत की जो डिमांड्स हैं, जो लोगों की आपूर्ति की डिमांड्स हैं, जो लोगों की मांग है, उस आपूर्ति को पूरा ही भारत के स्थानीय प्रोडक्ट्स ही कर रहे हैं। तो ये एक इशारा था कि हम सबको अब संकल्प लेना चाहिए, हम सबको ये प्रण लेना चाहिए, ये शपथ लेनी चाहिए कि हम सब अपने देश में निर्मित प्रोडक्ट्स का ही और सर्विसेज का ही उपयोग करेंगे अधिक से अधिक। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है। पूरा विश्व 21वीं सदी में भारत के नेतृत्व के पीछे चलने को आतुर है, और पूरा देश, पूरा विश्व इस समय भारत देश की ओर देख रहा है कि वो इस समय संकट की स्थिति में किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है। अब उन्होंने ये भी कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा है उसका पालन करने के साथ साथ उसी का पालन कर रहा है, और वो तमाम देशों की सहायता भी कर। जिस प्रकार एक लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कल के संबोधन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 स्तंभों का उल्लेख किया। ये 5 स्तंभ हैं: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी के संदर्भ में कल कहा कि देश को इकोनॉमी में क्वांटम जंप की आवश्यकता है, इंक्रीमेंटल चेंज की नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में उन्होंने कहा कि देश को ऐसे सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग है जो आधुनिक भारत की वैश्विक स्तर पर पहचान बने। सिस्टम के लिए उन्होंने कहा कि भारत को सक्षम बनाने के लिए पुराने सिस्टम की नहीं
बल्कि 21वीं शताब्दी की तकनीक द्वारा संचालित व्यवस्था की ज़रूरत है। डेमोग्राफी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस देश की भिन्नता ही इस देश की ऊर्जा का स्रोत है। डिमांड के संदर्भ में उन्होंने कहा कि देशवासियों को आपूर्ति और उत्पादन के चक्र की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अरे दोस्तों, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी ये वीडियो समाप्त नहीं हुई है। इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे मैं एक विनती करना चाहता हूं। दोस्तों, आप सभी ने ये वीडियो देखी और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों, आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स कीजिए और अपने सुझाव और कमेंट्स इस कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। दोस्तों, ये विनती आप जरूर मेरी स्वीकार करेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए और लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा का पालन कीजिए। नमस्कार।